Friends, welcome back to my YouTube channel Ojaswi English classes. Guys, how are you all and how is your study going on? Guys, I have a very special session, very amazing session today for you, and you will guys get very brilliant questions here. Okay, तो देख लेते हैं क्या है आज हमारे सेशन में और क्या कुछ खास है। 32 हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, 1 बाय 1 करते रहिए गाइज। और ये सभी ओल्ड टीजीटी पीजीटी के लिए और अदर भी एग्जाम जो आप देना चाहते हैं, लिटरेचर से रिलेट कर रहे हैं या ग्रामर से, तो वहाँ पर भी इक्वली इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन रहने वाला है। किसी भी स्टेट का आप टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देख लेते हैं क्या है कुछ खास आज के सेशन में गाइज। कमला दास, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे जो है पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर लाइक और शेयर एक जरूर करके जाइएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज़, थैंक यू सो मच। तो कमला दास वॉज एन इंडियन इंग्लिश पोइट एज वेल एज लीडिंग डैश राइटर। तो कमला दास इंग्लिश पोएट होने के साथ साथ और क्या थे, हिंदी, मलयालम, तमिल या फिर कन्नड़, किस चीज़ को उन्होंने जो है इम्पोर्टेंस दी है हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी के अलावा। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, बी ऑप्शन पे जाएंगे यानी कि मलयालम। तो वो मलयालम में भी राइटर थी। उनकी जो एंटी कथा नाम की जो उनकी पहली माई स्टोरी के नाम से इंग्लिश में आई थी और एंटी कथा नाम से उनकी सबसे पहले आई थी मलयालम में, ठीक है। तो जो उनका ऑटोबायोग्राफी थी, राइट। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यहाँ पे इनका टाइम स्पेन आपको बताना है मुझे। तो 1934 से लेकर के जो इनका टाइम स्पेन रहा है वो 2009 तक रहा है गाइज, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर मलयालम हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनके कुछ खास इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे पास। समर इन कैलकाटा नाम का 1965 में आया था। द डिसेंडेंट्स आया था इनका। चलिए देख लेते हैं, आगे भी इनके क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम वॉज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स बाय कमला दास। कमला दास का सबसे पहला फर्स्ट वॉल्यूम कौन सा था, समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट्स या फिर द अनामलाई पोएम्स। तो इनमें से कौन सा इनका सबसे पहला माना जाता है, ये आपको बताना है गाइज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम वॉज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम बाय कमला दास। तो गाइज इनका जो सबसे पहला वॉल्यूम माना जाता है वो कौन सा है, ऑप्शन ए यानी कि समर इन कैलकाटा, जो कि 1965 में आया था, ठीक है। डिसेंडेंट्स की बात करें तो ये 1967 में आया था, ठीक है। और जो अनामलाई पोएम्स है, अनामलाई पोएम्स नाम का, इसका गाइज मुझे फ़िलहाल थोड़ा याद नहीं आ पा रहा है कि इसका क्या ईयर रहा होगा, लेकिन जो समर इन कलकत्ता है 65 है और डिसेंडेंट 67 है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद भी रखना है। चलिए, हु रोड द पोएम डिसेंडेंट्स द ओल्ड प्ले हाउस। डिसेंडेंट्स और ओल्ड प्ले हाउस नाम की पोएम्स किसने लिखी हैं, तो ये आपको पता है गाइज, कमला दास ने लिखी हैं। ओल्ड प्ले हाउस की हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो ये गाइज 1973 में आया था, 1973 में आया था। कौन सा, ओल्ड प्ले हाउस। और डिसेंडेंट्स अभी आपको बताया था मैंने 1967 में। Avoiding the rhetoric and circumlocution, it has gone straight to the heart of its subject and purified it. E.M. Foster said about। ये लाइन E.M. फोस्टर ने किस वर्क के बारे में और किसका ये वर्क है, ये आपको बताना है। अवॉइडिंग द रिटोरिक एंड सर्कमलोक्यूशन, मतलब बिना घुमाए बात को करे या बिना किसी रिटोरिक के। इट इज गोन, ये सीधा जो है हार्ट को टच करती है, जो इसका सब्जेक्ट मीटर है, ओके। और जो प्यूरिफाइड होती है, करती है ये उसको। तो E.M. फोस्टर ने ये लाइन किसके बारे में कही है, ये गाइज आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो द टू लीव्स एंड अ बर्ड है इसका आंसर, या फिर आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर ये हो जाएगा आपका द सोर्ड एंड द सिकल, या फिर कूली, या फिर अनटचेबल। किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर गाइज, ये आपको बताना है मुझे। इसका आंसर दीजिए फटाफट से। तो गाइज यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अनटचेबल। गाइज अनटचेबल बहुत अच्छा वर्क है, और किसका है, मुल्कराज आनंद का। गाइज ये मुझे लग रहा है कि आप सभी इससे जो है जानते होंगे इसको, मुल्कराज आनंद, राइट। और कब आया था ये अनटचेबल, तो 1935 में, राइट। ये समझ लीजिए कि जब कमला दास पैदा हुई थी ना, उनके 1 साल बाद ही ये अनटचेबल आ गया था, ओके। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए, टू लीव्स एंड अ बर्ड भी इन्हीं का है, सारे के सारे। तो चलिए, तो मुन्नू
A 14-year-old boy is a character created by। मुन्नू नाम का कैरेक्टर किसने क्रिएट किया है, जो कि 14 वर्ष का लड़का है। तो आके हम सीधा आंसर पे जाते हैं। इसका आंसर हो जाता है हमारा मुल्कराज आनंद, जो कि हमारे किस में है, अनटचेबल नाम के इनके नॉवल में है, राइट। चलिए, Which of the following novel by Mulkraj Anand was highly critical of British rule into India and India's caste system? इनमें से कौन सा ऐसा नॉवल है जो जिसने इंडिया के मतलब इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है या फिर इंडिया के जो ब्रिटिश रूल था उसको बहुत ज़्यादा टच किया है, बहुत ज़्यादा उसको हाईली क्रिटिसाइज किया है। द विलेज, अनटचेबल। गाइज ये बी में जो है अनटचेबल है, सॉरी यहाँ आई की जगह ओ होना चाहिए, ओके। द सोर्ड एंड द सिकल और द कूली। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग किसकी, बी ऑप्शन पे जाएंगे या किस पे जाएंगे, बता दीजिए फटाफट से। तो गाइज हम लोग जाएंगे डी ऑप्शन पे, कूली, राइट, कूली पे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ इसी का कूली तो नहीं होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, इसका आंसर अनटचेबल होना चाहिए गाइज, है ना। चलिए आप मुझे बताइएगा इसका आंसर सर्च करके, देखते हैं आप कितना सर्च करते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको सबको, जो भी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मुझे इसका आंसर देना है कि कौन से इनके वर्क ने, क्योंकि मुझे यहाँ पे अनटचेबल लग रहा है ना। तो कूली तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपको भी ये चीज़ देखनी है, ठीक है। मुझे आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कूली है या फिर अनटचेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। In the night of the scorpion, Nizim Ezekiel says that scorpion first scrawled। सबसे पहले वो स्क्रॉल करके कहाँ गई, ये बताना है आपको इसमें। तो ये निसीम इजेकल की बहुत बढ़िया पोयम है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो इसमें ये आंसर पूछा जा रहा है कि वो स्क्रॉल्ड उसने कहाँ किया। तो बी ऑप्शन पे जाएंगे गाइज, यानी कि बेनीथ अ सैक ऑफ राइस, चावल की बोरी के नीचे वो खिसक गई थी उसको काटने के बाद मदर को। द विलेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन, ये भी इसी पोएम की लाइन है कि द विलेजर्स जो थे वर ऑफ द ओपिनियन, उनकी ये राय थी स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन, है ना, उसको मार दिया जाए, ठीक है, उसको जो है मार दिया जाए। तो वॉज द रिजल्ट ऑफ मदर्स इविल नेचर, इसकी मतलब एक तरीके से, हाँ, उसको जो स्टिंग है ना, उसको जो काटा है मदर को उसने, तो वो एक रिजल्ट है मदर के इविल नेचर का, या फिर फादर का जो सेप्टिसिज्म है, या फिर क्रिएचर्स की रिवेंज है उससे, या फिर मदर्स प्यूरिफाई करना है मदर के फ्लैश को। तो ये बताना है यहाँ पर आपको। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन पे जाता है गाइस, यानी कि वुड प्यूरिफाई मदर्स फ्लैश, ओके। चलिए, द लास्ट रिसोर्स ऑफ द फादर टू काउंटरैक्ट द स्कॉर्पियंस पॉइजन वॉज, जो लास्ट रिसोर्स था उसके पास, फादर के पास, काउंटरैक्ट करने का स्कॉर्पियन के पॉइजन को, वो क्या था गाइस, ये आपको बताना है। और सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन की, क्या कर्स और चाइल्ड, या फिर प्रे करना चाहिए डायबॉलिकल स्पिरिट्स से, है ना, या फिर पोर पैराफिन डालें उसके ऊपर जहाँ पे काटा हुआ है, पुट अ मैच टू द मदर्स टो, या फिर कॉल अ क्लियर वोएंटो नो द मदर्स फेट, ठीक है, या किसी तांत्रिक वगैरह को बुलाया जाए कि उसका मतलब क्या रीज़न है। तो यहाँ जो बात करेंगे हम लोग वो ऑप्शन पे जाएंगे हम सी पे, यानी कि पोर पैराफिन एंड पुट अ मैच टू द मदर्स टो, राइट। चलिए, टू वर्ड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। तो यहाँ बहुत प्यारी सी पोयम है, ये किसकी पोयम है गाइज, ये लाइन से आप समझ गए होंगे कि ये किसकी पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है गाइज, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोयम है, ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो टाइम स्पेन था वो मैं आपको बता दूं 1874 से लेकर के 1963 तक का जो था वो इनका टाइम पीरियड रहा है। किसका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का 1874 से लेकर के 1963, याद रखना है आपको। और इसका जो आंसर हो जाता है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाता है। और कौन सी पोयम है, कौन सी पोयम है ये भी बता दीजिए, बहुत प्यारी सी पोयम है गाइज। हाँ, द रोड नॉट टेकन, ओके, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, द रोड नॉट, कहाँ लिखूँ, टेकन, हाँ टेकन, ठीक है, ये पोयम का नाम है। चलिए, What was the title of the first poem that Robert Frost published professionally? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे पहली जो प्रोफेशनली पब्लिश्ड पोएम थी वो क्या थी, उसका टाइटल बताना है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, ये तो लाइन है, ये कोई पोएम नहीं है। फायर एंड आइस, बहुत प्यारी पोएम है इनकी। माई बटरफ्लाई एनालिजी, या फिर स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इसमें से कौन सा आंसर है, तो कहीं हम लोग सी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि माई बटरफ्लाई जो एलिजी नाम थी इनकी, एनालिजी के नाम से, ये इनकी सबसे पहले पब्लिश हुई थी प्रोफेशनली, ओके। चलिए,
हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 31 टाइम्स। कौन सा ऐसा यहाँ पे प्ले राइट है, मतलब राइटर है, जो 31 बार नॉमिनेट तो किया गया बट एक बार भी उसको रॉबर्ट मतलब नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, बल्कि लॉरिएट बनाया गया उसको, पोएट लॉरिएट वर्मेंट का 1961 में। तो गाइज इसका भी आंसर होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हमारे ऐसे हैं जिनको काफ़ी टाइम नॉमिनेट किया गया बट इनको एक बार भी नहीं मिला। ठीक है, चलिए। ऑफ लाइफ इमेंस इन पैसन, pulse and power cheerful, for freest action from under the laws divine, the modern man I sing। सिंग है ये, है ना, यहाँ पे जी और ऐड कर लीजिए, ये सिंग है गाइस। ठीक है, तो ये बताइए मुझे कहाँ की पोयम है और ये किसकी पोयम है, ये भी बताना है आपको। ओके, चलिए बता दीजिए फटाफट से। तो गाइज ये जो इस पे जो हम जा रहे हैं ये हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी कि वन सेल्फ आई सिंग। और किसकी पोयम है ये, वॉल्ट विटमैन की। वॉल्ट विटमैन की बहुत प्यारी सी पोयम है। ठीक है, ओके, तो ये जो है 1867 में पब्लिश हुई थी। 18 है ये, 1867 में पब्लिश हुई थी। मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय। मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर नाम का एक वर्क है, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो गाइस वॉल्ट विटमैन का ये वर्क है। और कब आया था, 1875 से 76 मानेंगे इसको, 1875 से 76 मानेंगे इसको। अच्छा मुझे ये बताइए इनका लाइफ स्पेन क्या है। लाइफ स्पेन आपको सबका पता होना चाहिए, 1819 से लेकर के 1892 गाइस। ठीक है, 1819 से लेकर के 1892 जो है वो इनका लाइफ स्पेन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मोर्न्ड इन वॉल्ट विटमैन्स व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। इनकी इस पोयम में वॉल्ट विटमैन की व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। नेथेलियन हाउथॉर्न, राल्फ वेल्डो इमर्सन, अब्राहम लिंकन या फिर वॉल्टर विटमैन सीनियर। तो यहाँ बात करेंगे हम किसकी, अब्राहम लिंकन की गाइस। अब्राहम लिंकन ही ऐसे हैं जिनको दो पोयम इन्होंने डेडिकेट की है। एक तो ये हो गई व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, और एक हो जाती है हमारी कैप्टन माई कैप्टन, जो 12th के सिलेबस में भी है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट, ये जो लिटरेचर को लेकर के लास्ट है, वैसे लास्ट नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हमारे थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जो ग्रामर से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा हम ले लेते हैं, क्योंकि मैंने BC क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग लॉन्ग वीडियो को अच्छे से नहीं देखते, इसलिए मैंने ना वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर दिया, बिकॉज एक्सप्लेन तो मुझे करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है, तो वीडियो लेंदी लगती है फिर आपको, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन रख लिए हैं आपसे। ओके, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको मैच करना है कि सिनोनिम। ठीक है, ये सिनोनिम कौन कौन से किससे हैं। तो मिस्टीरियस का बताइए क्या हो जाएगा। मिस्टीरियस का अगर आप बात करेंगे तो इनस्क्रूटेबल हो जाएगा, या फिर एनिग्मेटिक भी होता है। ये क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, इनस्क्रूटेबल है यहाँ पे, है ना। और इसका एक और भी हो जाता है एनिग्मेटिक। ठीक है, ये एनिग्मेटिक भी होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, ऑथेंटिक क्या होता है, जेन्युइन होती है। जो चीज़ ऑथेंटिक है मतलब बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, अपने आप में करेक्ट है एकदम। ट्रिवियल क्या होता है, डिक्लाइन क्या होता है, डिक्लाइन होता है रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना। ठीक है, और ट्रिवियल होता है पैटी। ट्रिवियल होता है पैटी, मतलब एक पैटी होता है बहुत ही जो छोटे से क्रिएचर होते हैं, अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, छोटे अनइम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, माइनर इनसिग्निफिकेंट, जिनका महत्व बहुत ही कम होता है, तुच्छ कहते हैं जिसको, पैटी होता है तुच्छ होता है। ठीक है, और ऑथेंटिक के और भी सिनोनिम होते हैं, जेन्युइन तो है ही, ट्रू हो जाता है, बोनाफाइड हो जाता है, और आपका डिक्लाइन का रिफ्यूज़ हो गया, टर्न डाउन हो जाता है। ठीक है, अपोजिट, कई दो अपोजिट होते हैं, एक का तो आपको पता है उल्टा विपरीत होता है अपोजिट, ओ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, इसका सिनोनिम बताना है आपको। तो यहाँ इसकी बात कर लेंगे हम लोग, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो सुटेबल हो चीज़, है ना, जो सुटेबल हो, सही हो किसी चीज़ के लिए, उसी को हम अपोजिट कहते हैं।
और मीन भी होते हैं इसके कॉन्ट्रेरी, जैसे कि समथिंग शोविंग और सेइंग द अपोजिट, ठीक है। डिफरेंट होता है, यूज टू टॉक अबाउट टू और मोर सेपरेट थिंग्स ऑफ द सेम बेसिक काइंड, ओके। सुटेबल है ना, ये देखना कि 2 या 3 चीज़ों में से कौन सी इसके लिए सही है, सुटेबल है। इकोनॉमिकल का एंटोनिम बताना है। प्रूडेंशियल होता है, थ्रिफ्टी होता है, एक्स्ट्रावेजेंट या फिर फ्रूगल। गाइज यहाँ पे देखें जो A B D है ये तो सिनोनिम है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रावेजेंट है, ये जो एक्स्ट्रावेजेंट है ये हो जाता है इसका क्या, इकोनॉमिकल, एंटोनिम हो जाता है। भाई इकोनॉमिकल होता है बहुत कम खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, थ्रिफ्टी, फ्रूगल, प्रूडेंशियल ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, जो बहुत ही कम खर्च करते हैं, मतलब थोड़े कंजूस टाइप के लोग होते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए, और भी होते हैं इसके, थ्रिफ्टी हो जाता है, और क्या हो जाएगा, और भी हो जाएंगे काफ़ी सारे वैसे, मिंजी है ना, स्टिंजी, मिंजी, ये सब होते हैं। चलिए, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मीनिंग बताइए क्या होता है इम्प्रॉम्प्टू। तो इम्प्रॉम्प्टू पे जाएंगे हम लोग कौन से ऑप्शन पे, हम लोग जाएंगे ए ऑप्शन पे, यानी कि स्पॉन्टेनियस, जो एकदम से आए चीज़, जैसे बिना किसी तैयारी के, है ना, बिना किसी प्रिपरेशन के कोई स्पीच कुछ भी चीज़ आप लोग कर रहे हैं, है ना, स्पॉन्टेनियस होता है। इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब होता है द ऑडियंस ब्रोक इनटू स्पॉन्टेनियस अप्लॉज, यानी कि प्रोफाउंड और ऑकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अस, अचानक से आपको बोलना पड़ गया कहीं पे या स्पीच देनी पड़ेगी, और वहाँ पे आप इजीली जो है आपके माइंड में जो जो चीज़ें आ रही हैं आप वो कह रहे हो, आप पहले से प्रिपेयर नहीं है कुछ भी आपका, तो उसी को कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। लास्ट क्वेश्चन है मिसमैच्ड बताना है आपको। लोकेशियस गाइस, टॉकेटिव बिल्कुल सही है, लोकेशियस भी ज़्यादा बोलने वाला होता है, टॉकेटिव भी ज़्यादा बोलने वाला होता है, और गैरुलस भी कहते हैं इसको, ज़्यादा बोलने वाले को, वॉल्यूबल भी कहते हैं, और फ्लैगमेटिक, और देख लेते हैं पोम्पस, पोम्पस होता है जो अपने डींगे मारे, है ना, अपने आप को थोड़ा घमंडी टाइप लोग होते हैं, बॉम्बास्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा, कंसीटेड घमंडी, वेन होता है इसका, और इनडिफैटिजेबल होता है टायरलेस, ठीक है, ये भी सही है अपने आप में, और इनडिफैटिजेबल होता है टायरलेस, मतलब जो थके ना कभी भी, टायरलेस हो जाएगा, एनर्जेटिक रहे ऑलवेज, इनएक्सहॉस्टिबल हो, ओके। और तो ये जो हमारा ये है बी फ्लैगमेटिक, ये सही, फ्लैगमेटिक होता है थोड़ा एनर्जेटिक होता है, जबकि ये जो ये हो जाएगा हमारा एक्साइटेबल हो जाएगा, जो हमारा एक्साइटेबल हो जाएगा क्या, जो थोड़ा सा नॉनचेलेंट हो, लेथार्जिक हो, ठीक है, ओके। हाँ, फ्लैगमेटिक होता है अनएक्साइटिंग ना, तो ये हमारा बी पे ही जाएंगे हम लोग। तो ये गाइज आज के क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।